नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ राजीव गौड़। ये वो कार्यक्रम है जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, फिल्मी हस्तियां भी आती हैं और ऐसी भी हस्तियां आती हैं जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है, जोधपुर का चोखा गाँव जो है वहाँ के सरपंच चुन्नीलाल टाक। चुन्नीलाल टाक केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि एक सील अपनी जेब में रखते हैं, जब किसी को जरूरत पड़ी उसके सिग्नेचर कर देवे, जिससे उसको चक्कर काटने नहीं पड़े। ये चुन्नीलाल इसलिए भी लोकप्रिय नहीं है क्योंकि 24 घंटे जनता के प्रति समर्पित है, बल्कि व्यवहार जो सरपंच का होता है वो व्यवहार कुशल होना जरूरी है। उससे भी बड़ी बात है भगवान श्री राम का इस धरती से संबंध। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम ने शिव का जलाभिषेक किया। धर्म अध्यात्म का ये वो क्षेत्र है जहाँ विकास की गंगा बहने लगी है और जब से सरपंच के रूप में चुन्नीलाल टाक ने यहाँ अपनी टीम के साथ व्यवस्था संभाली है, गांव की जनता को साथ में लेकर चलने की कोशिश की है, तो भागीरथी प्रयास सामने आ रहे हैं। लेकिन अगला पड़ाव क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे। मगर इस पूरे कार्यक्रम के अंदर हमारा फोकस इतना कि गांव में क्या सरकारें ध्यान देती है, क्या सरपंच जिसको सर्वोच्च माना जाता है वो पूरा ध्यान देते हैं, उन्हीं सब विषयों पर फोकस है आज का ये खास जो कार्यक्रम है, खास मुलाकात। सरपंच जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। सरपंच जी, क्या ये धर्म अध्यात्म के प्रति समर्पित रहना ये आपको स्कूली शिक्षा में मिला या परिवार के जो संस्कार है वहां से मिला? हम देखते हैं कि 36 कौम के लिए आप जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा धर्म और अध्यात्म का आप ध्यान रखते हैं। परिवार के संस्कार से मिला है। परिवार में दादा से, पिताजी से, परिवार से, कुटुंब से मिला है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो आते ही रहते हैं। लेकिन हमने सोचा कि आपका जो झुकाव है वो गायों की सेवा के प्रति, जनता की सेवा के प्रति, और देखें तो माताओं से आपका एक कनेक्शन, आप एक लाइन हमेशा सबको कहते हैं कि 3 माताएं होती है, वो क्या आपका जो एक बहुत क्लियर जो एक संदेश देता है हर व्यक्ति को जो इस शिक्षा को धारण करे? जो सनातन संस्कृति को फॉलो करता है उनको सबको ध्यान में होना ही चाहिए। 3 हमारी माताएं होती है। पहली जन्म देने वाली, जिसका दूध पीकर हम बड़े होते हैं। फिर हमारी दूसरी माता होती है गौ माता, उसका दूध पीकर भी हम जवान होते हैं। तीसरी हमारी भारत माता होती है, वो सबको ही पता है, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम तत्पर रहते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, आप किसान परिवार से हैं, आखिर उस किसान परिवार से राजनीति में कन्वर्ट होने का क्या कारण रहा? लोग कहते हैं कि आपने अपने पिता का सपना पूरा किया, आपके पिता ने आपको एक संदेश दिया था, सेवा करते रहिए, वो बिना किसी स्वार्थ के। तो कारण क्या है? क्या आपको राजनीति विरासत में मिली है या परिवार में कोई राजनीति में रहा है? पिताजी का सपना पूरा करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में उतरा, और पॉलिटिक्स में उतर के इतना लंबा जाऊंगा ये मैंने सोचा नहीं था। एक गांव वालों, परिवारजनों और कुटुंब की मेहरबानी, मेहनत का नतीजा है कि पिताजी ने 2 काम के लिए मुझे बोला था, एक शिक्षा, एक और पानी। पानी के लिए तत्पर हूँ। लगभग 90% घरों में पानी पहुँचा चुके हैं। बाकी रहा, हम पूरी कोशिश में लगे हैं, तो बहुत जल्दी भी पहुँच जाएगा। शिक्षा में 3 संस्कृत स्कूलें खुलवाई, एक इंग्लिश स्कूल खुलवाई, और सारी स्कूलों के हमने ज़मीन अलॉट करवा के पट्टे बनवाए। लेकिन ये समझ में नहीं आता, आपको पता है जब सांसद चुनते हैं तो उनका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, विधायक चुनते हैं तो उनका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, और जो आपको चुनते हैं आप सरपंच बनते हैं, गांव की सरकार के आप मुखिया हैं। और क्या आपके मन में जब चोखा के आप सरपंच बने, कुर्सी पे बैठे, तब आपके मन में था कि जिम्मेदारियां, चुनौतियां बहुत सारी हैं, इसको कैसे पार अपने लगाने की कोशिश की? मेरे पिताजी के दिए हुए, दादा के जो दिए हुए संस्कार थे, जोश था, काम करने की शैली थी कि अपने काम करना है, समाज में अपना नाम करना है, इस गांव का नाम करना है, और विकास के अच्छे अच्छे द्वार इस गांव में खोलने हैं। इसलिए मैंने जोश से भरा रहता हूँ। 365 दिन ही 24 वर्ष सेवा करता रहता हूँ जनता की। लेकिन कोई व्यक्ति, चाहे आप हैं, हम हैं, कोई भी व्यक्ति दिन भर काम करके रात को जब सोते हैं तो एक आकलन करते हैं कि यार आज मैंने क्या किया, कल मुझे क्या करना है। तो सरपंच के रूप में आपके काम खूब सारे होते होंगे, जिम्मेदारियां खूब सारी होती होंगी, हर व्यक्ति को खुश रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती होगी, सबको साथ लेकर के चलना एक बड़ी और जिम्मेदारी। कैसे इन सबको मैनेज करते हैं? क्या आपके मन में सपने थे, क्या पाइपलाइन था, कैसे आपने साकार करने की कोशिश की? मैंने जो काम किए उनसे संतुष्ट भी हूँ। कुछ काम की मलाल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अफसरशाहियों से पूरे मेरे लगाव है, निजी लोगों से संबंध है, उस हिसाब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
और जोश तो परिवार ने, पिताजी ने भरा हुआ है कि तुम जब तक ये काम न हो तब तक लूज मत पड़ना, हर जगह आक्रामक नहीं होना, धैर्य रखना, ताकि वो सारे काम पार लगेंगे। लेकिन सुना, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, तो आप कार्यकर्ताओं को साथ लेके जाओ। वही बात अशोक गहलोत कहा करते थे कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप अपने आप को सरपंच से पहले कार्यकर्ता समझते हो, एक सामाजिक प्राणी समझते हो, और इस तरीके से सबको साथ लेकर के चलते हो। कहीं ये तो आपकी लोकप्रियता का कारण नहीं है? मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह, किसान का बेटा की तरह बिलीव करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से कार्यकर्ता का मान सम्मान रखूँ, गाँव में विकास करवा सकूँ। बिन पानी सब सून, और कहते हैं अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर के होगा। बिना पानी की कोई कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद सागर आपके बिल्कुल निकट में है। क्या चोखा में पानी की आप जब आए तो समस्या थी, उसका समाधान आपने कैसे कोशिश की है? अभी पाइपलाइन में क्या योजना? क्षेत्र के किसान जो हैं उनको काफ़ी उम्मीदें आपसे थी, कुछ चीज़ों में आप खरे उतरे हैं, काफ़ी उम्मीदें अभी और भी है, चाहे सिंचाई के लिहाज से देखें तो। किस तरह की पाइपलाइन की योजना है पीने के पानी को लेकर और सिंचाई के पानी को लेकर आपके मन मस्तिष्क में? पीने के पानी के लिए 93% लोगों के घरों में जनता संतुष्ट है, पानी पहुंच चुका है। और किसानों के लिए, सिंचाई के लिए मैंने सरपंच बनते ही सबसे पहले मैंने जो काम किया है वो मनरेगा के तहत हमने सिर्फ नाडा नाडियाँ जितनी भी है उसको सब सैंक्शन करवा के, एक तो गांव में रोजगार दिलवाया, दूसरा वो नाडा नाडियाँ खोद के जो पानी बारिश में जो इकट्ठा हुआ पूरा भर गया। भरने की वजह से यहाँ कुएँ रिचार्ज हुए, सारे किसान खुशहाल हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, आज से 30 से 35 साल पूर्व जोधपुर दरबार में भी महाराजा के घर चोखा की सब्जी जाती थी, मीठे पानी चोखा की, वो सेम स्थिति आज इस समय मेरे सरपंच बनने के बाद चौका में हो चुकी है। क्योंकि इंद्रदेव ने भी मेहरबानी अच्छी की, मनरेगा के तहत हमने काम करवाए, उस कुआ बावड़िया का जीर्णोद्वार करवाया, चैनल नया निर्माण करवाए, मॉडल तालाब बनवाए, नाडा नाडियाँ खुदवाई, उससे सारे कुएँ रिचार्ज हुए और जोरदार काम हो रहा है इस समय। लेकिन जब सड़कों पे चलते हैं तो खड्डे परेशान करते थे। आपके आने के बाद में सुना है कि आपने कुछ काम सैंक्शन भी कराए हैं सड़कों के निर्माण को लेकर के, और आपके भागीरथी प्रयास थे कि आप वो जो रोड यहाँ से रिंग रोड निकली तो एक प्रावधान होता है कि एक सरपंच का सुझाव होता है, सरपंच की जिम्मेदारी होती है। इतनी खूबसूरत रिंग रोड आपके पास से निकल रही है, सड़कों का आपने कोशिश की, लेकिन अगर संतुष्टि की बात करें तो अभी सुना है आप खुद अभी उतने संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप मन में इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन कई बार जो चुनौतियां परेशान कर काम अटक जाता है। कुछ रोडें सैंक्शन हो चुकी है, 1 साल पूर्व ये रोडें बननी चाहिए थी। अब अफसरशाही और क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी से सीधे संपर्क में किया हुआ है कि वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द ये रोडें अपनी चौके की हो जाएगी। एक बात समझ नहीं आई, पिछले दिनों जोगाराम पटेल जो केंद्रीय ये कैबिनेट मिनिस्टर वो आए थे, आपने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है काफ़ी कुछ विषयों को लेके, आपने उनको कहा भी है कि भाई अब इस चोखा का जो बचे हुए काम हैं, पेंडेंसी हैं, वो क्या मामले हैं जिनको लेके आपने मांग उनसे करी है? मैंने इसी प्रांगण में भद्रेश्वर धाम गौशाला में ही माननीय मंत्री महोदय का कार्यक्रम रखवाया हमारे पंचायत द्वारा। तो उस समय हमने बोली थी भैया ये मंत्री महोदय ये हमारे रोडें पूर्व की सैंक्शन है, इसको जल्द से जल्द करवाइए। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द आपकी रोडें का काम शुरू करवाएंगे और कुछ रोडें नई है जो सैंक्शन में लेंगे। लेकिन इस जमीन की तासीर क्या है? सेवा, जो गायों की सेवा, जहां हम इस वक्त भद्रेश्वर जो धाम है वहाँ बैठे हुए हैं, इतना सुकून, चारों तरफ गायें गायें हैं, बछड़े हैं, गायें हैं, भगवान की यहाँ अनुकंपा है। कितने लोगों का इसमें सहयोग है। आज ये धाम जो है सबके लिए उदाहरण बना हुआ है। हमने गायों के कूलर और पंखे लगे हुए देखे हैं, आमतौर पे हम जो मध्यम वर्ग पे वो भी नहीं लगा पाता है। किस रूप में आप गायों की सेवा करते हैं? आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं गायों की सेवा का प्रताप भी आपको मिल रहा है? यहाँ पर एक आध्यात्मिक इतना एकदम कॉन्फिडेंस आता है इस जमीन पर आते ही, भद्रेश्वर धाम गौशाला भद्रेश्वर महादेव, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम यहाँ कुछ न कुछ करें ऑटोमेटिक करवाने के लिए। और सबसे बड़ा ये गौशाला का जो जीर्णोद्वार आज चेंजेस लग रहा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे टीम के मुखिया वीरेंद्र गहलोत जी के। इन्होंने नवनिर्माण सेना बनाकर, मैं भी मेंबर हूँ, बाकी सबसे बड़ा योगदान वीरेंद्र गहलोत जी का है। इन्होंने रात दिन 2400 घंटे 365 दिन मेरे साथ जुड़कर ये सेवा की, ये आपके सामने है। पर 36 कौम के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपने तो एक सेना का जिक्र किया, आपकी टीम जो है, चाहे समाज सेवियों की है, चाहे भामाशाहों की है,
चाहे पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, नॉन पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, शिक्षक है, कर्मचारी है, ये टीम भाव ये मैनेज कैसे करते हैं आप? ये मैनेज करने लिए सारा भाईचारा है, यार दोस्त। अब हम बीच में कुछ बात छुपाते नहीं है, सारी बात खुली करते हैं। आज का एजेंडा ये है, कल का एजेंडा ये, परसों का, 1 महीना बाद का ये, हम खुला करते तो इसमें किसी की नाराज़गी नहीं रहती, झूठ बोलते नहीं है, तो सारे जुड़ कर काम करते हैं। सबों में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना जोश और जुनून है। और एक गाय तो माता है, माता की सेवा करने से यहाँ तो पुण्य प्राप्त होता ही होता है, और आगे भी हमारे स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। इसी जोश और जुनून के साथ हम काम करते हैं। लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ा है, कई जिस तरह के उल्लेख आता है, पुष्पक विमान से भगवान श्री राम आए थे और उनके पिताजी का देहावसान हो गया। एक भद्रेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ उन्होंने बाल भद्र करवाए, चूँकि हिंदू संस्कृति में यह है, और उसके बाद में यहाँ उन्होंने जलाभिषेक किया। तो ये वो धरती है, वहाँ मंदिर में हमने कई बार दर्शन भी किए। इस मंदिर का, इस क्षेत्र का आपको लगता है कि वो भी एक बड़ा कारण है कि यहाँ शांति है, सुकून है, ये गाय जैसे रंभा रही है, लोग अच्छे से विचरण करते हैं। इस चोखा गांव जो जोधपुर के 1500 से ज़्यादा जो गांव है, उसे चोखा वाकई चोखा है। बिल्कुल चौका है सर। भगवान श्री राम जी के पैर आज सतयुग में यहाँ पर पड़े थे, उस समय की बात है, तो फिर यहाँ तो होना ही होना है। और एक कॉन्फिडेंटली क्या, एक और बता, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख भी मिलेगा कि भगवान श्री राम जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, उस समय वो इसी क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, भद्रेश्वर महादेव मंदिर आसपास प्रांगण में। तभी उनको ये सूचना मिली थी, फिर इन्होंने भद्र हुए थे। अपने हिंदू संस्कृति में भद्र होते हैं, तो उनका यहीं भद्र हुए, तब से नाम भी पड़ा भद्रेश्वर महादेव। लेकिन चुनलाल जी, फिर भी एक बात समझ में नहीं है, आप सरपंच हैं, सील आप जेब में लेकर के चलते हो कि भाई किसी को चक्कर नहीं काटने पड़े, किसी को कोई प्रमाण पत्र चाहिए तो आप हाथों हाथ से बना देते हो, फोटो खींच के रख लिया, फिर आप फाइल मेंटेन करते हो। वो समझ में नहीं आया, क्या ये नवाचार कहाँ से आपके मस्तिष्क में आया? सर, मैं सरपंच बनने से पहले भी मैंने यहीं था, तो लोग बाग को बीच में रहता था, तो उन्होंने बोला सरपंच साहब यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वो नहीं है, ऐसा भावना थी। तो मैंने सोचा कि भाई सरपंच बन गया तो मन ही मन में मैं मेरी सील मेरी जेब में एनी टाइम अवेलेबल रखूँगा, ताकि मेरी एक सील साइन की वजह से मेरी जनता परेशान ना हो। समय बहुत कीमती है। अब गरीब लोग, मजदूर लोग अगर एक साइन के लिए अगर 2-2, 3-3 दिन चक्कर मारेंगे तो उनके साथ में क्या होगी। इसलिए मैंने मेरी एनी टाइम अवेलेबल 24 ही घंटा सील, सोता हूँ तो सिरहाना ही रखता हूँ, ताकि चाहे फ़ोन रखता ही है पास में, हानिकारक होने के बाद में, क्योंकि सेवा करनी है, अपन को सरपंच बना ही दिया तो सेवा करेंगे। आपको लगता है बड़ों का आशीर्वाद काम आता है, लोगों को काम करते हैं कि दुआएं हैं वो काम आती है, आप सुलभ होते हो जनता के लिए, जब जनता मिलना चाहती है जब आप मिल लेते हो और बुला लेते। कई बार तो आप वो क्या आपको मिलना कब कटाओ, आप खुद ही चले जाते हो। तो आपको लगता है कि राजनीति में, और ख़ासतौर पर जब सरपंच जैसा एक सर्वोच्च पद गाँव में एक मुखिया होता है, वो सीधा उनके, आपने एक अभियान भी चलाया सरपंच आपके द्वार, आप घर घर पहुँचने लगे, इसके पीछे क्या लंबी राजनीतिक रेस का घोड़ा बनना है या इस सरपंच के कार्यकाल को अच्छा निभाना है? एनी टाइम अवेलेबल रहना ही ये मेरी मजबूरी नहीं है, एक मेरी हॉबी हो गई है कि बहुत से काम ऐसे हो गए हैं कि हमें हर तरीके से कि लोग सामने वाला सोच ना पावे कि भाई ये क्या कर रहा है, बहाना नहीं बनाएगा, दूसरा तीसरा वो भी नहीं करेगा। और रही बात राजनीति की आगे की, ये मेरी जनता जनार्दन जानती है और ईश्वर जानता है। अगर मौका मिलेगा तो कोशिश करेंगे जनता की सेवा करने के लिए। गाय माता को अपना लेना, सनातन संस्कृति को अपना लेना, धर्म अध्यात्म को अपना लेना, अपने पिता का सपना पूरा करना और 3 माताओं को अपने जीवन का आधार बना लेना, ये अब तक की इनकी कामयाबी का बड़ा जो है वो एक रास्ता कहा जा सकता है। लेकिन जनता का विकास, जनता का विकास और जनता का विकास, ये जो सरपंच या जनप्रतिनिधि कोई भी क्यों नहीं हो, अगर अपने मन में ठान लेते तो जनता इसी तरह प्यार करती है। लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या चल रहा है सरपंच चुन्नीलाल के जीवन में। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर चुन्नीलाल सरपंच क्या उठाने वाले हैं अगला स्टेप, और ये भी बताएंगे कि किन शीर्ष नेताओं के संपर्क में है चुन्नीलाल टाक और इस गांव को लेकर के क्या क्या बड़ी योजनाएं चल रही है इनके मन मस्तिष्क में। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात। और खास मुलाकात में खास मेहमान हैं चोखा गांव के सरपंच चुन्नीलाल टाक। चुन्नीलाल टाक का जो राजनीतिक सफर है वो इसलिए खूबसूरत है, क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत चाहती है। सील वाले सरपंच कहलाते हैं। आप किसी गरीब, किसी दुखी को परेशान नहीं देख सकते। तो कई ऐसे उदाहरण पड़े हैं कि सेवा की भावना जो आपके पिताजी ने आपको सिखाई कि केवल कुर्सी पर बैठ करके सेवा नहीं होती है, सेवा मन में होती है, सेवा भाव में होती, भावना में होती है। वो आपने कोशिश की तो उसे कितने सुकून कितना मिलता है और किस रूप में आप सेवा कर पाते हैं कोविड जैसे हालात जब थे तब? सबसे पहले तो मैं कोविड की टाइम की बता रहा हूँ, जब सरपंच ही नहीं था। तो कोविड आया तो मैंने घूम रहा था गाँव में, बहुत सी स्थिति ऐसी होगी क्योंकि रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले मजदूर मेरा नया पूरा चौका में रहते हैं। और चौका पूरा ये बेल्ट है, पत्थर के अलावा, खानों के अलावा कोई व्यवसाय या रोज़गार नहीं है। तो वहाँ की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि सुबह शाम खाने वाले, तो कोविड की टाइम 3 महीने का लंबा अंतराल, उस अंतराल में खाने के लिए कुछ नहीं। तो हमारी टीम द्वारा, उसमें और वापस कह रहा हूँ, हमारे वीरेंद्र जी गहलोत और हमने और सारे युवाओं ने मिलकर, जो मेरी टीम थी, हमने एक कैंप लगाया, मेंस बोल सकते हैं अपन। वो लगाकर खाना वहीं खिलाते और घर घर पहुंचाने का काम किया। हमने कंटिन्यू 26-27 दिन कंटिन्यू वो कैंप चलाया और उससे हमने सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली। भाई वास्तविक स्थितियाँ ये है। लेकिन फिर भी आप हर गली मोहल्ले की जानकारी रखते हैं। आज हरियाली के लिहाज से देखें, पूरा आपका क्षेत्र पूरा हरियाली है। तो आपने कुछ तखमीना अपने माइंड में सेट कर रखा होगा कि आपको चोखा की तस्वीर बदलनी कैसे है। चाहे रोजगार की बात करें, जो खान मजदूर हैं उनकी सुरक्षा की बात करें, और आने वाले समय के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आ सके, वो भी कुछ आपके मन में चल रहा है? देखो, मैं प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत से कुछ हुए, जैसे बिजली विभाग के हो चुके हैं, पानी के हो चुके हैं। मेरे एक ही मन में ठान रखी है, रोजगार के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा के बिना रोजगार नहीं। मेरी पूरी फर्स्ट तो मंशा यही रहेगी, जो जल्द से जल्द कॉलेज खुलवाऊँ चौका में, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, बड़े स्टूडेंट पढ़ते हैं, बच्चियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो वो पढ़ने के लिए शहर नहीं जा सकती है। नज़दीक में कैरो भी खुला है, जौहर भी खुला है, घोषणा की है सरकार ने। मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द जोधपुर में भी चौका में खोले, ताकि गांव में ये अच्छा ही रहे। लेकिन अभी जब आपको काम होता है तब आप पार्टी का सिंबल भूल जाते हो और दिल्ली तक चले जाते हो, जयपुर चले जाते हो, कई दिन बैठे रहते हो। जब तक कोई योजना सेंक्शन नहीं होती है तो क्या घर का पैसा नहीं लगता, क्या होटल का किराया नहीं लगता है, और क्या पीछे जनता परवाह नहीं करती, जनता आपका इंतजार नहीं करती? कैसे सर, हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग? ये मेरी पूरी टीम द्वारा मैनेज किया जाता है। और आपने बताया सिंबल, सरपंच का कोई सिंबल नहीं होता है। सरपंच सर्वोच्च होता है। सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता है, व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। पर मेरे दोनों पार्टियों से, मुखियाओं से, बड़े नेताओं से सीधे संबंध है और व्यक्तिगत संबंध है। पार्टी एक अलग चीज़ होती है। फिर भी कोशिश मैं करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूं। क्योंकि राजनीति जो है वो जातिगत बेस हो गई है। और जहाँ तक आपकी बात करें, आपने भी कुछ सपने देखे होंगे, सरपंच के आगे क्या? तो आपको लगता है कि जो हम तय करते हैं वो मिल जाता है, या ईश्वर निर्धारित करके रखता है कि किस व्यक्ति को कब, कहाँ, कितने समय, कितने बड़े? या नरेंद्र मोदी की तरह आपको उन्होंने गुजरात में 3 टर्न किए, अब प्राइम मिनिस्टर के 3 टर्न करें, कि इस तरह के कोई तो मंशा नहीं चल रही कि वापस यहीं या उसके आगे जाना है? प्रधानमंत्री जी तो बहुत नसीब वाले हैं। हो सकता है उन्होंने खूब मेहनत करके यहाँ आए होंगे, तो हम नसीब वाले मानते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ मेरी गांव की जनता और ईश्वर, उनको सब पता है। जब वो चाहेंगे ईश्वर और मेरे गांव की जनता, तो उम्मीद किया, मुझे पक्का भरोसा है कि मुझे कुछ सरपंच से आगे का रोल भी या सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन चोखा की जो जनता है उसकी तासीर बड़ी अलग है। यहाँ विभिन्न प्रकार के छत्तीस कौम के लोग रहते हैं, और सुना कि आपका लगभग, आपने एक हर समाज के मुखिया से आपका एक संपर्क है, व्यक्तिगत संपर्क है। आप जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, कई बार सीमा लांघ करके भी आप मदद करने की कोशिश करते हैं, व्यक्तिगत रूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे हम क्या मान करके चलें कि अब लोग आपको, आप विधायक के रूप में आगे बढ़ना चाहेंगे या सरपंच ही आपको पसंद आ गई है? जनता माई बाप होती है। जनता और मेरी टीम जो चाहेगी वो होगा। बाकी बिना जनता और ईश्वर की मर्जी तो अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन चोखा की आबादी की बात करें, यहाँ की आबो हवा की बात करें, यहाँ की जो जनता की डिमांड की बात करें, तो क्या क्या ऐसी डिमांड्स हैं
जैसे आपने कॉलेज की एक बात कही है, तो क्या आपके यहाँ पर ट्रोमा सेंटर जैसा बड़ा कोई हॉस्पिटल है, क्या उसके लिए आपकी कोई डिमांड रही है? या इस क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल एरिया है, रिंग रोड है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, उसको लेकर के भी क्या कभी आपने सरकार को अलर्ट करने की कोशिश की? मैं पिछले 4 साल से इनसे पिछली सरकार से भी कंटिन्यू जुड़ा रहा कि भी मुझे कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया जाए। तो धीरे धीरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब मिल गया, जो कि वास्तविक रिंग रोड और एक्सीडेंटल एरिया और चौका आबादी के लिहाज से 2011 की जनगणना के अनुसार 10,000 है, जबकि आज की स्थिति में 50,000 की जनसंख्या चौका में निवास करती है। तो कम से कम ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, तब इस गांव की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक गुप्त डायरी है, उस गुप्त डायरी में आपने 250 लोगों की सूची बना रखी है। आप सरपंच है तो अपनी जगह रखते हैं, लेकिन यहाँ किसी के घर में कोई तकलीफ हो जाए, किसी का बेटी की शादी है, चुपचाप जा कर के उसकी मदद करके आ जाते हो, किसी को पता नहीं। तो कभी कोई धन की कमी नहीं आती है, या कभी कोई गौशाला है कि उसके चारे की व्यवस्था है, या कोई आपके यहाँ पर पूरा मेले का क्षेत्र है, उसमें कोई सेवा करनी हो, तो इस हाथ को पता नहीं चलता। वो जो 250 लोगों का ग्रुप है, वो मान के चले कि वो आपकी रीढ़ की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी है, वो टीम मेंबर और टीम ही सर्वोच्च है मेरे लिए। तो एक भगवान और एक टीम, ये दो ही सर्वोच्च है। वो कब करके हम तो इशारा करते हैं, मैं तो एक इशारा करता हूँ, टीम द्वारा काम कर दिया जाता है। मैं तो एक निमित्त बना हुआ हूँ, बाकी करवाने वाला ईश्वर और ये टीम है। लेकिन अभी जो एक मेला लगा था, गैरें खूब आती है, तो वो गैर आपके घर पे इसलिए आ गए आप सरपंच हैं, या वहाँ जिस तरीके से हर साल की परंपरा है, या जो सरपंच होता है उसके यहाँ जाती है? क्योंकि आप जिस तरीके से उनकी सेवा कर रहे थे, कि वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, कोई IIT पढ़ा हुआ, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ, कोई डॉक्टरी किया हुआ, वो जब गैर नृत्य जब चल रहा था, हजारों की जनता जब उमड़ रही थी, और आप पूरे एक अच्छा संदेश जो जा रहा था शीतलाष्टमी के अवसर पर, वो क्या था? मैं जब से सरपंच बना हूँ तब से ये गेरे कभी धुंधड़ा की, कभी टारली की, कभी घाना बरवा की, कभी समदड़ी सिवाड़ा की, आसपास गाँव की 35-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर एरिया के गाँव की गेरें मेरे घर आती थी। घर आने के बाद में हम माताजी के मंदिर तक जाते हैं। ये परंपरा पूर्व में कुछ सरपंचों ने निभाई, और मैं पिछले 5 साल से इस परंपरा को, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने की नाम मात्र की कोशिश करता हूँ। बाकी जनता जानती है। बड़े तीर्थ स्थल, बड़े मंदिर, बड़े मेले के कारण चोखा जाना चाहता, वो कौन कौन से है? जैसे कि क्योंकि हम कहीं भी पढ़ते हैं, सीधा अगर गूगल पे कोई चोखा लिख दे तो इतने धार्मिक स्थल है कि समय कम पड़ जाता है उसको देखने के लिए। एक कदमकड़ी झरना से मशहूर है, अरना झरना से मशहूर है, पहाड़ी वाले बालाजी मंदिर, और स्वयं भगवान श्री राम जी यहाँ आए तो भैया राम की नगरी है। और राम की नगरी तो सबके मन में भाती है, इसलिए तो प्रचलित है। मन में कोई सपना होगा राजनीति में, हालांकि वो जो राजनेता होता है वो अपने पत्ते आउट का सीक्रेट बताता नहीं है, फिर भी कुछ तो ठान के रखा हुआ होगा कि जातिगत बेस राजनीति करनी है या 36 कौम को साथ लेके चलना है, क्योंकि आजकल जो राजनीति हो गई वो जातिगत आधार हो गई है। नहीं, अभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं 36 कौम को लेकर आगे बढ़ूंगा। अगर मौका मिलता है, जनता जनार्दन सहयोग करेगी, और कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा 100% देने की। जातिगत बेस पे देखें तो जोधपुर की सदापुरा सीट के अलावा, अगर क्योंकि अभी जातिगत बेस हो गया, आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस समाज से आप आते हैं, तो सदापुरा तो ऑलरेडी दिग्गज के दिग्गज वहाँ पर, चाहे बीजेपी से चाहे कांग्रेस से थे, तो कहाँ आप अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं? मैं जातिगत में नहीं बढ़ूंगा, मैं 36 कौम को साथ लेकर, अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर 36 कौम को साथ लेकर चलूँगा, और इनकी राय मशवरा करके आगे बढ़ूँगा। चलते चलते हम आपसे एक ही जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी चाबी है, वो कौन सा सिस्टम है जिसके कारण आपके चेहरे पे कभी थकान नहीं आती, तनाव नहीं आता, आप हमेशा हंसते, किसी का फ़ोन मिस नहीं करते, तत्काल पहले फ़ोन उठाते हो, खुद मौके पे पहुंच जाते हो, थकते नहीं हो, सबको साथ लेकर के चलते हो, और अपनी भाषा में बात करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल करते हो, और गायों के प्रति, सबके प्रति समझते हो। इसके पीछे राज क्या है? ये कहाँ से एनर्जी आती है? क्या कोई भगवान से साक्षात होता है? क्या रात को भगवान दर्शन देते हैं? इसमें सच्चाई क्या है? ये भद्रेश्वर धाम गौशाला, भद्रेश्वर महादेव मंदिर, और मेरी ऑल टीम की मेहनत और इनकी जोश की वजह से मैं कंटिन्यू 24 ही घंटा जोश में ही रहता हूँ। यहाँ आता हूँ तो मैं सुकून मिलता है। मेरे से आप 1-2-3 साल पूर्व किसी से पूछोगे तो सरपंच कंटिन्यू 1 साल भद्रेश्वर धाम महादेव, भद्रेश्वर धाम गौशाला में 1 साल कंटिन्यू मैंने
24 घंटों में से 18 घंटे पूरी कोशिश की, जिसमें ये नवाचार में भी काम हुए थे। मैं 5 स्कूल के पट्टे बनवाए, एक गायों के हॉस्पिटल की ज़मीन अलॉट करवाई, स्कूल की बिल्डिंग पूर्व में रिंग रोड में आने की वजह से कुछ गलत तथ्य पेश करने की वजह से पूर्व में टूट गई थी। उसी स्कूल को मैंने वापस सेटलमेंट से नाप तोल करवा के, ज़मीन का तरमीम करवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और महेंद्र सिंह जी बिश्नोई पूर्व विधायक से मिलकर वो ज़मीन पैसे अलॉट करवा के बनवाई। लेकिन कहते हैं कि आप लड़ाकू सरपंच भी बहुत ज़बरदस्त हैं। हक के लिए तो यहाँ की जनता की लड़ाई के लिए आपने लड़े हैं और कई टेबलें बजाई हैं और कई आपने आंदोलन भी किए हैं कि भाई चोखा का हक है, वो मारा नहीं जाना चाहिए। उस वक्त हमने आपका चेहरा गुस्से से तिल मिलाता हुआ भी देखा है और उसमें आप आखिरकार आप न्याय लेके पड़े हो। ये लड़ाई तो निरंतर जारी रहेगी। मैं हक के लिए गर्दन कटा सकता हूँ और पूरी कोशिश से, पूरी ताकत से सामने वालों को बोल के काम करवाऊँगा और ये लड़ता ही रहूँगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना मुकदमों से डरता हूँ। मेरे गांव की सेवा करने के लिए पूर्व में भी मुझे 2-3 झूठे मुकदमे हुए, फिर भी मैं डरा नहीं। लास्ट में मेरी जीत हुई, मेरी जनता साथ थी, इसलिए मैं लड़ता रहता हूँ गांव की, समाज की सेवा के लिए, 36 कौम की सेवा के लिए। तो आपने देखा कि कैसे एक दबंग सरपंच, कैसे एक ऑनेस्ट सरपंच, कैसे एक समर्पित सरपंच चुन्नीलाल टाक ने जिस तरह से अपनी एक तस्वीर बयां की। लेकिन आप सोचिए, जो धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, गाय माता को, तीनों माता को साथ लेकर चलते हैं, चोखा गांव के हर एक व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर साथ चलते हैं, 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं, तो ऐसे में आशीर्वाद सबका मिलना स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ गुस्सा भी आता है, आंखें तरेर जाती है गुस्से से कि जहाँ चोखा के लोगों की हक की बात आती है, वो लड़ाई भी लड़ते हैं, भले पार्टी कोई भी क्यों नहीं हो, नेता कोई भी क्यों नहीं हो, अधिकारी कोई भी क्यों नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि चोखा जैसी पवित्र अध्यात्म भूमि पर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, तस्वीर बदल रही है, तकदीर भी बदलेगी। आने वाले समय में यहाँ की तकदीर और तस्वीर क्या चुन्नीलाल टाक सरपंच के रूप में बदलेंगे या किसी और बड़े जनप्रतिनिधि के रूप में आएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस पर सबका आशीर्वाद होता है उसके साथ ईश्वर भी देते हैं। अगले एपिसोड में किसी और हस्ती से आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।